Very good morning to all of you. Very good morning, Adarsh, Kanika, Manu, Ravneet, and Swati. So yesterday we have completed about the Governor General's Viceroys, and we have already completed our tribals movement. And yesterday we have also started the education system of India, right? So we have discussed the first phase and second phase, right? Is it? And we have already discussed about the Macaulay Minute, and today we are going to discuss about the Wood Dispatch. Is it? Please ask. Please ask, Peter. वॉइस रॉय सी जब आपका लॉर्ड कैनिंग वॉइस रॉय बन गया तो फिर गवर्नर जनरल की पोस्ट वहां से खत्म हो गई है, ठीक है। तो सी राजा गोपालाचारी वाज द लास्ट वॉइस रॉय, राइट। सॉरी, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वॉइस रॉय ऑफ फ्री इंडिया। एनीथिंग मोर? जैसे अभी हमारे यहाँ भारत रत्न मिलता है ना, तो उस समय पे जो है केसरी हिंद का टाइटल दिया जाता था। तो सबसे पहला टाइटल लॉर्ड लिटन ने दिया है महारानी जो आपकी एलिजाबेथ, उनको केसरी हिंद, यानी जो हिंद मतलब है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की केसर। केसर क्या है? सैफरन, मतलब जो यहाँ का प्राइम चीज है। जैसे भी भारत रत्न दिया जाता है ना, वैसे बाद में आप देखोगे केसरी हिंद का टाइटल महात्मा गांधी को भी दिया गया है, और उन्होंने ड्यूरिंग आई थिंक सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने केसरी हिंद का जो टाइटल उनको मतलब ब्रिटेन की सरकार ने दिया था, उसको रिटर्न करेंगे। तो केसरी हिंद की टाइटल मतलब जो सुप्रीम होगा, जो प्राइम होगा, जैसे भारत रत्न भी दिया जाता है, सेम भी केसरी हिंद से होता था। और कुछ? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग बेटा। एंड व्हाट अबाउट सेकंड मराठा वॉर? मैम, आपने अभी कन्निका का क्वेश्चन आंसर किया सी राजा गोपालाचारी का, उसका क्या कहा आपने? लास्ट गवर्नर जनरल या लास्ट वाइसरॉय? लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट वाइसरॉय ऑफ फ्री इंडिया। मतलब जैसे इंडिया फ्री होती है तो पहले माउंटबेटन थे, जब माउंटबेटन चले जाते तो इंडिया तो फ्री हो चुकी थी, तो वाइसरॉय की पोस्ट खत्म नहीं की गई थी। तो सी राजा गोपालाचारी बनते हैं वाइसरॉय, और 1950 में ये पोस्ट खत्म कर दी गई। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाइसरॉय है फ्री इंडिया की सी राजा गोपालाचारी। गवर्नर जनरल तो नहीं कहेंगे क्या बेटा? नहीं, गवर्नर जनरल नहीं, वाइसरॉय। देखो, जब लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय बनता है तो गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो गई, वाइसरॉय की पोस्ट शुरू हो गई, तो इसको लास्ट वाइसरॉय कहा जाता है। और तो क्वीन, हाँ बेटा, गवर्नर जनरल मेंशन करा हुआ था नोट्स। कहाँ पे? नोट्स में। अच्छा ठीक है, लास्ट वाइसरॉय है ये। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पे ये मान लिया गया था कि जब जो मान लो कि जैसे लॉर्ड कैनिंग है, जब वो कंपनी के लिए काम करेगा तो वो होगा गवर्नर जनरल, और जब वो क्वीन के लिए काम करेगा तो वो होगा वाइसरॉय। लेकिन आई हैवंट मेंशन्ड दिस थिंग्स विद यू ऑल, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बार-बार वाइसरॉय को लेके पूछे गए हैं। तो अगर ये सारे टर्म्स आपको ज्यादा बताया जाए तो कहीं ये ना हो कि आप गलती से दूसरा कुछ टिक कर दो, तो मैं यहाँ पे कट करके वाइसरॉय कर दीजिए, ठीक है। ये क्या है? एंड सेकंड मराठा वॉर, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट सेकंड मराठा वॉर करने का क्या पूछ रहे हो आप इसमें? सेकंड मराठा वॉर हेस्टिंग और वेलेस्ली, मुझे याद तो नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा कि वेलेस्ली था या हेस्टिंग्स था। So I will recheck it and then let you know about it. मैम, हम आज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं ना? मैम पहले ये कर लेते हैं, इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो एमसीक्यू करेंगे, अदरवाइज एमसीक्यू कल कर लेंगे। ओके, और मिडिवल के भी एमसीक्यूज लेंगे ना आपकी बार? हाँ, तो कल एक काम करते हैं, पहले मिडिवल के एमसीक्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपके मॉडर्न के एमसीक्यू लेके फिर आगे बढ़ते हैं। असल में ये एजुकेशन हमने स्टार्ट कर दिया था तो वो जो है रह जाएगा। मैंने चेक किया था, आपको बताना भूल गया था, मुझे फिर से कंफ्यूजन है, देन आई विल लेट यू नो बाय टुमारो। टुमारो पक्का आई विल टेल यू। जो आपको टेबल दी थी उसमें क्या मेंशन है? एक टेबल बना के दी थी ना बाद में कि हर उसमें इसका गवर्नर जनरल क्या है, और उसमें ट्वीटी भी मेंशन करके दी थी, उसमें क्या मेंशन है टेबल में?
What is mentioned in that table? Any idea, Kanika? Okay, I will clear कि क्या है. By the way, जो टेबल में है वही सही आंसर है. और आदर्श ने पूछा तो क्वीन को क्यों दिया गया था? क्वीन को इसलिए दिया गया था क्योंकि वो जो है इस सब जो ब्रिटेन की क्वीन थी वो इंडिया की भी वो हो गई थी ना, इंडिया की भी मालिक हो गई थी, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अब जैसे किसी को भारत रत्न दे दिया जाता है इंडिया नहीं, तो अब पूरे मास में ये रिकॉग्निशन हो जाती है ना कि भाई ये जो पर्सन है ये क्या है, पूरे में सुप्रीम है, प्राइम है. तो महारानी एलिजाबेथ को देने के पीछे भी यही थी कि उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, जैसे मुगल बादशाह की एक्सेप्टेंस थी उस तरह क्वीन की एक्सेप्टेंस हो जाए पूरे में. वेरी गुड मॉर्निंग. तो अब क्लियर हुआ? अभी भी कोई डाउट है? आदर्श क्लियर? मैम आपने टेबल में ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि कौन जनरल या कौन सी पोस्ट पे था, आपने बस ये लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस दिस. अच्छा, उसके भी वहाँ पे गवर्नर जनरल मेंशन नहीं है टेबल में? नहीं. Okay, then I will clear all those things, then I will let you know. मैं कॉलिंग मिनट कर दूं? और ये जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज एजुकेशन का था वो क्लियर है. ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन में फर्स्ट फेज क्या था, जब वॉरेन हेस्टिंग्स आता है जिसमें वो मदरसा एस्टैब्लिश करता है और सर जोनाथन डंकन जो वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज खोलते हैं. फिर सेकंड फेज में था 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें क्रिश्चियन जो मिशनरीज है वो इंडिया आते हैं, उनको 1 लाख रुपए का फंड दिया जाता है कि आप इंडिया में क्रिश्चियन जो एजुकेशन है उसको प्रोपोगेट करो. उसके बाद बेंटिंग ने जो है एक कमेटी बनाई थी, मैकॉले कमेटी, जिसको मैकॉले जो है उसको हेड करता है, और वो उससे पूछा गया था कि बताओ हमारा जो इंडियन को एजुकेशन देंगे उसका मीडियम क्या होना चाहिए, एजुकेशन कैसे दिया जाना चाहिए. तो उसके लिए वेरी फेमस मैकॉले मिनट आया था. मैकॉले मिनट में उसने इंडिया की जो नॉलेज है उसको पूरी तरीके से क्या कहते हैं डिग्रेड करने की कोशिश की थी, और इसने जो अपनी थ्योरी दी थी इसको कहते हैं डाउन इंफिल्ट्रेशन थ्योरी. इसने ये बोला था कि ऊपर के लोगों को पढ़ाओ, अपर जो सेक्शन है उनको पढ़ा दें, तो नीचे वालों तक जो है नॉलेज अपने आप रिस्क के पहुंच जाएगा. मतलब नीचे हर किसी को आपको एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर वाले लोग हैं अपर मिडिल क्लास है इन्हीं को एजुकेशन दे दो और नीचे के लोग अपने आप एजुकेटेड हो जाएंगे. और मीडियम जो है लैंग्वेज का मीडियम हमेशा इंग्लिश ही होना चाहिए. तो ये आपका मैकॉले मिनट था. अब वेरी इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं वो है आपका वुड डिस्प्ले. पहला तो क्वेश्चन यही, अगर सीएचएसएल लेवल का एग्जाम है तो यही पूछते हैं कि वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है. तो वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है? वुड डिस्पैच आपके एजुकेशन सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि किस गवर्नर जनरल ने वुड डिस्पैच या वुड मतलब डिस्पैच का मतलब एक कमेटी, जैसे भी हमारे यहाँ कमेटी बनती है तो चार्ल्स वुड इसके प्रेसिडेंट थे, इसलिए इसको वुड डिस्पैच कहते हैं. तो ये पूछता है कि ये किस गवर्नर जनरल ने ये वुड डिस्पैच को ऑर्गेनाइज किया था. तो कौन से गवर्नर जनरल थे आपके? लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, ये पूछा जाता है. और कभी कभी ईयर भी, क्योंकि अब ईयर वाले क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं, तो अगर ईयर पूछता है तो 1854. ये 3 चीजें तो आपका हो गया थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. अब ये था क्या, वो जो लॉर्ड डलहौजी है हर चीज को क्या कर रहा था, इंग्लिश टच देने की कोशिश कर रहा था. मतलब वो ऐसा बनाना चाहता था जैसे सिस्टम ब्रिटेन में चली आ रही थी, तो उसी तरीके का सिस्टम वो इंडिया में लाना चाह रहे थे. तो इन्होंने चार्ल्स वुड के मतलब चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई कि आप बताओ कुछ मेथड्स कि किस तरह से इंडिया में एजुकेशन सेक्टर्स को रिफॉर्म किया जाए. तो जो ये वुड डिस्पैच है, आज भी आप देखोगे जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन थी लगभग वही चीजें दिखाई देती हैं. इसलिए वुड डिस्पैच को एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है. इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. और रिकमेंडेशन किसकी थी? वुड डिस्पैच की. इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है हमेशा मैग्ना कार्टा का क्या मतलब है? मैग्ना कार्टा मतलब समथिंग व्हिच इज वेरी स्पेशल. ये एक्चुअली ब्रिटेन की लैंग्वेज है. जैसे कि लॉर्ड रिपन ने जो भी चीजें पंचायत के लिए कही है तो उसको पंचायत का मैग्ना कार्टा कहते हैं. मैग्ना कार्टा जहां पे जैसे कि एक सिस्टम चला रहा उसके बाद जहां से नए सिस्टम ने शुरुआत की उस पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस को मैग्ना कार्टा कहते हैं. तो ये एक्चुअली ब्रिटेन का सिस्टम था. तो मतलब ब्रिटेन का ये जो लैटिन वर्ड है ब्रिटेन से लिया गया है. तो अब जो है जब भी कुछ नया रिफॉर्म होता है उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं. जैसे एक मैग्ना कार्टा आपने सुना होगा कि जब 1858 में 1857 का रिवोल्ट होता है, 1858 में
जो चार्टर एक्ट आया था उसको क्या कहते हैं, क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन था उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा, वहां पे भी मैग्ना कार्टा है। तो मतलब एक सिस्टम खत्म, नए की शुरुआत। और यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे अभी जब आप इसके प्रोविजंस पढ़ोगे तो लगभग पुराने सिस्टम खत्म हो रहे हैं, नए की शुरुआत हो रही है, इसलिए इसको भी कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्लियर हुआ इतना? अब इसको जो है रिकमेंड किया था वुड डिस्पैच, मतलब वुड ने किया था, अब इसको उन्हीं के नाम से जाना जाता है, वुड्स डिस्पैच। अब इसने जब रिफॉर्म करने की बात करी तो हमेशा जो रिफॉर्म, जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा मैकॉले मेरेट ने कहा कि अपर लेवल के लोगों को पढ़ा देना चाहिए, या और इसके पहले की जो है सिर्फ मदरसा बना दिया गया या सिर्फ संस्कृत कॉलेज खोल दिया गया, मतलब कोई रिफॉर्म कभी भी प्रॉपर वे में नहीं है, प्लान वे में। लेकिन जब वुड आते हैं तो वुड ने जो अपने रिकमेंडेशन दिए वो बहुत ही प्लान, बहुत ही सेफ मैनर में देने की बात की। जैसे उन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल से, मतलब प्राइमरी से अपर लेवल यानी यूनिवर्सिटी लेवल, हर जगह पे रिफॉर्म की जो रिकमेंडेशन दी। अब इससे जो है होगा क्या कि अगर सिर्फ आप यूनिवर्सिटी लेवल के लोगों को रिफॉर्म कर देते हैं, टीच कर देते हैं, तो भाई यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए जरूरी तो पहले ये है कि प्राइमरी एजुकेशन को सुधारा जाए। अब प्राइमरी एजुकेशन को आप सुधारते रहोगे तो ये ना हो कि लोगों को बेसिक नॉलेज तो पता हो, आगे उनका माइंड इतना विजिबिलिटी ना हो पाए कि वो आगे के अप्रोचेस ले सके। इसलिए वुड डिस्पैच में पहली बार ये बात की गई कि जो आपको रिफॉर्म करना है वो प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल, हर लेवल पे रिफॉर्म को किया जाना चाहिए। इससे पहले अभी इंडिया में ऐसी बात नहीं हुई थी। कभी क्या होता था, कभी संस्कृत के लिए काम हो गया, कभी यूनिवर्सिटी खोल दी गई, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में बात करोगे या इंग्लिश लैंग्वेज में बात करोगे, अभी इसको वो प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया जाता। तो पहली बार चार्ल्स वुड ने कहा कि हर लेवल पे रिफॉर्म को किया जाना चाहिए। तो इसने क्या किया, पहले तो रिफॉर्म करेंगे और दूसरी बात नहीं कि रेगुलराइज करेंगे। ये रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है कि अभी मान लो इन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दिया, अब यूनिवर्सिटी प्रॉपर वे में काम कर रही है या नहीं कर रही, इसका कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो सरकार के पास नहीं है। जब किसी चीज को रेगुलेट करने वाली बॉडी आ जाती है, रेगुलेट मतलब अगर वो ऐसा करने से हटती है, पीछे हटती है, तो उस पर आप एक्शंस भी ले सकते हैं, रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। तो दैट पर्टिकुलर इज समथिंग इज नोन एज रेगुलेशन। जैसे आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, सेम वे इन्होंने कहा रेगुलेशन लाया जाना चाहिए प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक, हर लेवल पे प्रॉपर रेगुलेशन लाया जाना चाहिए। किस कहाँ पे, एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, तो प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक की सबकी बात की गई। उसके बाद कहा गया कि जो इंडियंस है, पहले जैसे मैकॉले ने कहा कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में उनको आप जो है टीच करेंगे। अब जो वुड रहते हैं, वुड ये सोचते हैं कि अगर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में उनको टीच करना शुरू कर दिया तो कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए जो 1857 की रिपोर्ट में हुई। 1857 की रिपोर्ट में क्या हुई कि लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा हटाया था, सती प्रथा और फीमेल इंफेक्टिसाइड की सब चीजें खत्म करी थी। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इंडिया ने ये सोचा कि ये हमारे कल्चर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वुड को डलहौजी को ये लगा कि अगर हम जो पूरी लैंग्वेज को इंग्लिश में देने लगे तो कहीं ये लोग ये ना समझे कि ये अगेन हमारी लैंग्वेज में क्या करने, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। देखो लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जो हमें आपस में कनेक्ट करती है। तो जब लैंग्वेज पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा कि अब मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद जब कहते हैं गुस्सा भी अगर आप बोल दो तो खत्म हो जाता है। तो अगर आप लैंग्वेज में ही बैन लगा दोगे तो जो पर्सन है बोल ही नहीं पाएगा, तो सीधे सीधे रिवोल्ट करेगा। इसलिए इन्होंने ये कहा कि हम एक काम करते हैं कि वर्नाक्युलर मतलब जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगी, अगर जो प्राइमरी में बच्चा कभी दूर तो पढ़ने जाता नहीं, क्लास 1 का बच्चा फॉरेन जाके पढ़ना है, तो जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होगी वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दी जाए। और प्राइमरी लेवल की एजुकेशन वर्नाक्युलर जो वहाँ की वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगी उसमें हम प्राइमरी एजुकेशन को दें। और हायर एजुकेशन में जब कोई जाएगा तो हायर एजुकेशन का मीडियम हम क्या कर देंगे, इंग्लिश कर देंगे। तो इसका मतलब जो एजुकेशन सिस्टम होगी इंडिया मतलब इंडियंस वांट टू बी एजुकेटेड इन बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन देयर नेटिव लैंग्वेजेस। तो जो उनकी मतलब जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होगी वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दी जाएगी और जो अपर क्लासेस होगी उनको आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। थर्ड कहा गया कि अब जैसे इंडिया अब पूरा जो है ये ब्रिटेन पूरा का पूरा ब्रिटेन की महारानी इसको होल्ड कर लेंगे। राजा रानी के कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो रहे हैं। खत्म होने के सेंस में ऐसा नहीं कि राजा रानी भी बचे नहीं, प्रिंसेस बचे नहीं, प्रिंस बचे तो हैं लेकिन महारानी का ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अब वो प्रिंस अपनी सोवरेनिटी मतलब कि हर लॉ प्रिंस अकेले नहीं बना सकते या किंग्स अकेले नहीं बना सकते। यहाँ पे महारानी जो है वो एक सुप्रीम पावर बनके बैठी है। तो अब ये कहा गया कि मतलब हर प्रोविंस में अगर हम एजुकेशन सिस्टम बना देंगे, हर प्रोविंस मतलब कि अगर भले से वो प्रिंसली प्रोविंस क्यों ना हो, वहां पे एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम मतलब प्राइमरी एजुकेशन,
मिडिल एजुकेशन मतलब हर तरह हर जगह पे ऐसा सेटअप बनाओ कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम डाला जा सके। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि गुजरात में जो है पढ़ाई हो कुछ और मुंबई में पढ़ाई यानी हिस्ट्री कुछ और पढ़ाई जाए, मैथमेटिक्स समथिंग डिफरेंट हो गुजरात से और महाराष्ट्र का बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उससे क्या होगा, कभी भी यूनिफिकेशन नहीं रहेगा। तो जो डिमांड होती चीजों की, हम उन्हीं चीजों की डिमांड करते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा पढ़ते सुनते देखते हैं। तो अब उस समय तो देखने का मीडियम बहुत कम ही था, पढ़ने और सुनने का मीडियम ज्यादा था। तो हम डिमांड क्या करेंगे, मतलब इंग्लिश गुड्स की डिमांड कब ज्यादा होती है, जब हम वही चीजें हर कोई पढ़े समझे देखे। तो अब सेम सिस्टम अगर हर प्रोविंस में होगा तो हर जगह पे क्या हो जाएंगे, उनके कंज्यूमर्स बन जाएंगे, उनके गुड्स के कंज्यूमर्स, और उनकी जो भी मतलब जो भी वो लोग लॉ बनाएंगे वो इक्विवेलेंटली पूरे इंडिया में क्या हो जाएगा, चाहे आराम से वो उसको पास कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हर सेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉ बनाना पड़ेगा, और हर चीज की शुरुआत होती है आपकी एजुकेशन सिस्टम से। तो एजुकेशन सिस्टम को क्या किया गया, यूनिफॉर्म बनाने के लिए हर प्रोविंस में एजुकेशन सिस्टम बनाने की बात की गई। फिर कहा गया कि पहले क्या था कि गांव में तो अभी इतनी फिल्ट्रेशन, जब अभी गांव में हर जगह पे स्कूल नहीं है, तब तो गांव में खोलना ही बहुत बड़ी बात थी। तो पहले इन्होंने ये कहा कि हम एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल खोलते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल की बात की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, पहले शुरुआत की गई कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल खोला जाए। स्कूल खोलने का मतलब ये था कि पहले अब जैसे कि जो कोई भी बच्चा होगा, जब वो स्कूल जाएगा और स्कूल में इंग्लिश मतलब इंग्लिश के वर्ड और नई नई चीजें सीखेगा, हमें सिखाना किसको ज्यादा आसान होता है, बच्चे को या बड़े को? तो बच्चे को जब आसान होता है, तो बच्चा जब कोई चीज सीख के आता है तो अपने घर पे जाएगा, घर पे वो दो चार चीजें जो बोलना रहता है, फैन चेयर मतलब ऑल दोस बेसिक थिंग्स, वो अपने बड़े को बताएगा, बड़े को लगेगा कि अरे ये तो मेरा बच्चा साहब जैसा बोलने लगा। क्योंकि पहले उन लोगों के माइंड में ये माइंडसेट था कि आपको साहब जैसा बनना है। साहब कौन था, साहब वो थे जो ब्रिटिश एम्प्लॉइज होते थे। तो फिर जब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो पेरेंट्स है वो भी, उनका भी इंक्लिनेशन किधर होगा, मतलब आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ उनका भी इंक्लिनेशन होता जाएगा। तो कभी भी 1857 जैसा रिवोल्ट नहीं होगा, और जो नया बच्चा आगे बनता जा रहा है वो तो किसका लॉयल होता जाएगा, वो तो शुरू से ही महारानी क्वीन एलिजाबेथ के लिए लॉयल बनता चला जाएगा। तो कहा गया हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल खोला जाएगा, इससे नहीं हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल खोलने की बात की गई। और अगर कोई प्राइवेट स्कूल खोल दिया गया, ठीक है, प्राइवेट स्कूलों का कॉन्सेप्ट क्यों लाया जाता है, प्राइवेट स्कूलों का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे तो नहीं कि वो हर जगह स्कूल खोलती रहे। अगर अब स्कूल खोलने में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, टीचर्स को भी सैलरी देनी पड़ेगी, तो मतलब बहुत सारे खर्चे आते हैं। अगर प्राइवेट बॉडी स्कूल खोलते हैं और उसको हम एफिलिएट करते हैं, तो मतलब एफिलिएट का मतलब गवर्नमेंट अपना नाम दे दे कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये भी एक अच्छी संस्था है, इसकी दी हुई डिग्री को हम मानेंगे। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम एफिलिएशन कहते हैं। तो अगर प्राइवेट बॉडी को आप एफिलिएट कर दो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी, इसका खर्चा खत्म हो जाता है और स्कूल भी खुल जाता है। तो इन्होंने देखिए ये एक चीज हम आज यूज करते हैं, और उस समय जब 1854 का टाइम है तब वो जो है इस तरह की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो कि आज इंडिया में फॉलो होती है। इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल को एफिलिएट करो और कुछ ग्रांट दे दो। ग्रांट मतलब होता है वन टाइम अमाउंट। ग्रांट का मतलब ये नहीं होता कि हम हर महीने दोगे, एक बार दी हुई मतलब अमाउंट जो उस पर्टिकुलर बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है। जैसे अगर मान लो कि गवर्नमेंट कोई स्कूल खोलेगी तो शायद हर मंथ उसको सैलरी पे, हर मंथ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ड्रिंकिंग वाटर पे खर्च करना पड़ेगा। अगर हम एक बार में थोड़ा सा मतलब शेयर कर दे, थोड़ा सा ग्रांट दे दे, ग्रांट क्या होता है, जिसको वापस ना करना पड़े। लोन और ग्रांट में क्या फर्क है कि लोन वो होता है जिसको रीपे करना पड़ता है, ग्रांट वो होता है जिसको रीपे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे ग्रांट देने की बात कर दी गई कि प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा सा ग्रांट दे देंगे और उनको एफिलिएट कर देंगे। और फिर कहा गया देखो अभी भी इंडिया में विमेन एजुकेशन को लेके प्रॉपर सिस्टम नहीं है, अभी भी कितनी अनएजुकेटेड है। लेकिन पहली बार वुड डिस्पैच पे उस समय 1854 में वुड कह रहे हैं कि विमेन एजुकेशन शुड बी एम्फसाइज्ड। अब इसके पीछे ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े ऐसे थे, बहुत फेमिनिस्ट थे। इसके पीछे का भी रीजन ये था कि जो विमेन होती है और जो चाइल्ड होता है, जब वो जिस चीज को मांगते हैं पूरी फैमिली लगभग उन्हीं चीजों को फॉलो करती है। आप ज्यादातर उन्हीं खाने को पसंद करना शुरू कर देते हो, मतलब हाउ योर मदर विल कुक, मतलब हाउ योर मदर कुक एक्चुअली वो हमारे धीरे धीरे आदत हो जाती है, टेस्ट बड में आ जाता है। तो सेम जब विमेन किसी चीज को जानती है समझती है तो वो अपनी फैमिली में उसी कल्चर को प्रोपेगेट करना शुरू कर देती है। तो पहली बार से बात की गई चाइल्ड एजुकेशन की, हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल खोलने की बात की गई, और दूसरी बार विमेन को प्रमोट करने की बात की गई, विमेन एजुकेशन को एम्फसाइज किया गया कि विमेन को भी पढ़ाया जाए। और अब जो यूनिवर्सिटी थी
1857 रिवोल्ट के बाद दी थी। 1858 में भी ये चीज हमने पढ़ी थी कि 1858 में हर जितनी प्रेसिडेंसी थी वहां पे यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई थी। तो ये जो यूनिवर्सिटी खोलने की रिकमेंडेशन थी वो आपके वुड डिस्पैच की थी। वुड डिस्पैच के अंदर ये रिकमेंडेशन थी कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सॉरी जितने भी आपकी प्रेसिडेंसीज हैं, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, वहां पे एक यूनिवर्सिटी खोली जाए, तो जिससे क्या हो जाएगा, हायर एजुकेशन बढ़ता जाएगा। और इसमें एक रिकमेंडेशन और थी, वो रिकमेंडेशन थी कि जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ बीएड और डीएलएड ये सारी चीजें होती है ना, तो पहली बार वुड डिस्पैच में ये बात की गई थी कि टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, टीचर्स को ट्रेन करने की बात सबसे पहली बार वुड डिस्पैच में की गई। तो वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका रिवाइज कर लीजिए। कौन रिवाइज करा पाएगा? किसको सारे पॉइंट्स थोड़े बहुत मतलब, अच्छा सारे ही मिलके करा दो। क्या क्या था वुड डिस्पैच में? क्या क्या है वुड डिस्पैच में? प्लीज आंसर। प्रेरणा एंड रवनीत, आदर्श, क्या क्या है वुड डिस्पैच में? पहले तो इसको सेटअप किसने किया था? किस गवर्नर जनरल ने इसको सेटअप किया है? किस गवर्नर जनरल ने इसको सेटअप किया है? डलहौजी ने। डलहौजी ने किया है। किस ईयर में आया है? हाँ, इसमें क्वेश्चंस मतलब बहुत ऐसे कंफ्यूजन पूछ सकते हैं कि ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट्स दे दिए, इनमें से 3 ये कौन, इनमें से वुड डिस्पैच में कौन सा पॉइंट नहीं था, एंड ऑल अराउंड। हाँ हाँ, इस तरीके के ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसमें से, तो थोड़ा सा ये टफ पड़ता है। तो अभी इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको लर्न हो जाए। सेकंड ईयर कौन सी ईयर में आया था? अभी अभी याद हो जाएगा। ठीक है, इसको चेयरमैनशिप किसने दी थी? इसको चेयर किसने किया था? वो तो वुड के नाम से याद आ जाएगा। जिस ऑप्शन में वुड रहेगा, लेकिन कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, 2-3 नामों में वुड डाल देते हैं। उनको क्वेश्चन में टफ बनाना होता है, तो ऐसा बनाते हैं कि मतलब वो रटने पे ही फोकस हो। अच्छा, अब इसकी रिकमेंडेशन पे आ जाते हैं। वन बाय वन इसकी रिकमेंडेशन बताएं क्या क्या थी। अगर रिकॉल रहेगा ना तो देख के याद आ जाएगा कि यही रिकमेंडेशन थी। क्या क्या था इसकी रिकमेंडेशन? एजुकेशन गिवन इंपॉर्टेंस, मतलब रिकमेंडेशन क्या थी? एजुकेशन को किस वे में इंपॉर्टेंस दी गई है? पहले तो विमेन एजुकेशन को कहा गया। अच्छा ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल खोलने की बात की गई। ठीक है, प्रेरणा यू आंसर। मैं तो नेमोनिक बनाने में लगी हुई थी। प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी हर लेवल पे बात की गई। और आदर्श और कुछ? ये ग्रांट्स मिल सकते थे प्राइवेट स्कूल्स को। और रेगुलराइज करने की बात की गई। वेरी गुड, वो तो कर दिया, वो तो ध्रुव ने बता दिया। रेगुलराइज करने की बात की है। इंग्लिश एंड नेटिव लैंग्वेज, किसको इंग्लिश में पढ़ाएंगे और किसको नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाएंगे? किसको इंग्लिश में पढ़ाने की बात की गई थी और किसको नेटिव में? प्राइमरी एजुकेशन नेटिव में। ट्रेन्ड टीचर, जो प्राइमरी एजुकेशन होगा बच्चों को पढ़ाने वाला, वो वर्नाकुलर होगा, और अपर लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल में इंग्लिश ला दी गई। और कुछ? एक चीज और है, वन थिंग मोर, हर प्रेसिडेंसी में एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई थी। और भी कुछ है? और तो कुछ नहीं है। एक बार आप इसको क्लास के बाद फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। या तो इसमें आपसे 2-3 रिकमेंडेशन डाल के पूछ लेता है कि कौन सा जो है रिकमेंडेशन इसमें वुड डिस्पैच से रिलेटेड है, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं
कि वुड डिस्पैच आपको ऊपर देके सॉरी 4-5 रिकमेंडेशन देके वुड डिस्पैच पूछ ले, या और जैसे ये अभी हम डेली कमीशन पढ़ेंगे, हंटर कमीशन पढ़ेंगे, तो ये पूछ सकता है कि इनमें से जो है वुड ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी है, या तो रिकमेंडेशन देके वुड पूछे या वुड को देके रिकमेंडेशन पूछे, तो दोनों वैसे से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर तो वो CHSL में तो अभी तक सिर्फ इतना ही पूछा है कि वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है, लेकिन सीजीएल में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आ सकता है कि रिकमेंडेशन देके आपसे वुड डिस्पैच मतलब वुड डिस्पैच देके रिकमेंडेशन पूछ ले कि कौन कौन सी इसमें जो रिकमेंडेशन है वो वुड डिस्पैच से रिलेटेड है। ठीक है, इस बार आप लोगों की क्वेश्चन नहीं डिस्कस हो पा रहा है ना, जैसे पॉलिटी में हमारे हो पाते थे, थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। अगर फ्रेम सम क्वेश्चंस ताकि पता चले कि आप लोगों को कुछ याद हो रहा है या नहीं। हाँ, आई विल फ्रेम सम क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक हम पढ़े उसके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन रोज का रोज करते चले, तो जिससे क्या हो कि पता चले, ऐसे तो समझ में ही नहीं आता है कि आप लोगों को वो चीजें आ भी रही है या नहीं। आई विल मेक सम क्वेश्चन। अब पहले पढ़ रहे हैं वुड डिस्पैच, अब पढ़ लेते हैं वुड डिस्पैच के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है वुड डिस्पैच से, और इन सब कमीशन मतलब इनमें से सिर्फ नेम पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, दैट्स इट। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं जस्ट बिकॉज की सीईटी जो अभी सीईटी के बारे में किस तरीके का एग्जाम वो लेंगे उसका कोई भी प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं है कि उनका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, दैट्स वाई हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ भी देख लेते हैं कि जो हंटर कमीशन है, हंटर कमीशन से क्वेश्चन क्या आएगा कि हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है, तो हंटर कमीशन आपके एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। किस वॉइस लाइन ने इसको बनाया था, तो लॉर्ड रिपन ने बनाया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, दैट्स इट। इसके बारे में हमें कुछ नहीं जानना है। ये क्या था, वुड डिस्पैच आपका 1854 में एक कर दिया गया था, तो वुड डिस्पैच की जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू किया गया। फिर बाद में ये जो कमेटी आती है हंटर कमेटी, ये हंटर कमीशन ये चेक करती है कि मतलब जो मतलब रिव्यू करती है ये बताने के देखने के लिए कि वो कितना सक्सेसफुल हुई है, जो वुड की रिकमेंडेशन कितनी सक्सेसफुल हुई है। इससे क्वेश्चन इसलिए आ सकता है कि ये हंटर कमीशन है और एक हंटर कमिटी बनाई गई थी। ठीक है, हंटर कमीशन रिलेटेड है आपके एजुकेशन से, और हंटर कमिटी रिलेटेड है आपके जलियांवाला जो वैसे किया हुआ था उससे रिलेटेड है। तो उसकी इंक्वायरी के लिए हंटर कमिटी बनी थी, और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के लिए हंटर कमीशन। ठीक है, इससे कंफ्यूजन थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, इससे बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैम फिर दोनों में बनाने वाला विलियम हंटर ही था। हंटर जो है वो है, हंटर तो इसको चेयर कर रहे हैं, और वो जो है हंटर दूसरे हैं। एक्चुअली ये जैसे कि हमारे टाइटल होते हैं ना, जैसे कि मान लो मानू वालिया है, ठीक है, तो हाँ, वालिया सरनेम सेम है हाँ उनका। सरनेम के हिसाब से हो गया है। लेकिन फिर भी इससे बहुत कंफ्यूजन होती है कि हंटर कमीशन एंड हंटर कमिटी। और एक और अभी आपको कंफ्यूजन होगा, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, रास बिहारी बोस या रास बिहारी घोष, इससे भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। और ये भी तब पता चला जब एसएससी ने ऐसे पूछना शुरू कर दिया, तो समझ में आया कि अच्छा बोस घोष दो है तभी एसएससी पूछ रही है। ठीक है, जब क्वेश्चन गलत हो गया इसके बाद। तो अगला है आपका रेले कमीशन। रेले कमीशन बनाया है आपके वाइफ कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने इसको बनाया था। इसका काम क्या था कि जो तीनों प्रेसिडेंसीज में यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी रिफॉर्म करने के लिए रेले कमीशन बनाया गया था। और ये लगभग कांग्रेस की, जो कांग्रेस आपका 1885 से बन चुका था, तो कांग्रेस बनने के बाद मतलब जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो भी कांग्रेस ज्वाइन करने लगे थे। उसके अकॉर्डिंग इनको लगा कि कुछ ऐसा करो कि ये लोग जो है जो मतलब बच्चे थे, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, वो नेशनल मूवमेंट में आने लगे थे। गांधी जी आने वाले थे, मतलब 1914 से गांधी जी के मूवमेंट शुरू हुए हैं। उसके पहले तिलक के मूवमेंट, तो उसमें जो है बच्चे पार्टिसिपेट करने लगे थे। वहां से बच्चों की पार्टिसिपेशन कम कर दी जाए इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो यूनिवर्सिटी कमीशन लाया गया था। और तो बताया तो ये गया था कि यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म करने के लिए लाते हैं, पर उनका मेजर फोकस ये था कि कैसे जो यूथ है उनको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जाने से रोका जाए। फिर अगला है हार्टॉग कमीशन। ये हार्टॉग कमीशन आपके वॉइस है इरविन ने बनाया है। इरविन, इसका जो यही है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सिर्फ इसमें ये पूछता ही है कि इरविन कमीशन किससे रिलेटेड है, हार्टॉग कमीशन किससे रिलेटेड है, हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है। तो इसमें भी यही था एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म के लिए। और ये जो सार्जेंट प्लान है, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इसमें महात्मा गांधी ने भी अपनी सजेशन दी थी, इसलिए सार्जेंट प्लान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें पूछेंगे तो आप ये पूछेंगे कि इसमें वॉइस राय कौन था। और ये ऐसा हो गया था कि जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे
और सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जब इन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्रैक कर लिया था, उस समय आईएएस को आईसीएस कहते हैं, तो इनको ये समझ में आने लगा था कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है ब्रिटेन के एजुकेशन सिस्टम से, इसीलिए जो इंडियंस है वो पोस्ट को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन को सेम बनाओ, जैसे आप लोग ब्रिटेन में आपका एजुकेशन सिस्टम है, सेम एजुकेशन सिस्टम इंडिया में भी लाओ, ताकि हम भी वैसे ही पढ़ाई कर सके जैसे आप लोग इंग्लैंड में किया करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया था, पूरे इंटायर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात की थी, और ये किया था जो फिर उस समय आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे और सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो जो जब इन लोगों ने मतलब देखा कि कितना चैलेंजिंग है, इन्होंने तो फिर भी जो है आईएएस का एग्जाम उस समय क्रैक कर लिया था, और जो सिस्टम है वो उनके टुवर्ड्स इंक्लाइन था। फिर यहाँ से जो पढ़ा लिखा वर्ग है, इसने ये डिमांड की थी कि जो भी आप एजुकेशन दे रहे हो वो उसी वे में दो जैसे आप इंग्लैंड में देते हो, ताकि हम भी उसी लेवल की पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो सैलरी प्लान, इसके बाद थोड़े से 3 बार जो है जो आपके फेमाइन आए थे उस समय, तो फेमाइन मतलब एक जब अकाल आता तो ये लोग अकाल को कर्व कैसे कर रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ कमीशन बनाया था। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सा कमीशन फेमाइन से रिलेटेड है। तो फेमाइन से जो रिलेटेड कमीशन है, जैसे 1866 का फेमाइन, इसमें कैम्पबेल कमीशन बनाई गई थी। 1880 का जो फेमाइन आया था उसमें स्ट्रेची कमीशन बनाई गई थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई वो नहीं है, आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। कैम्पबेल, स्ट्रेची, लायल एंड मैकडोनल कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये कमीशन आपको फेमाइन जो पर्टिकुलर टाइप से आई थी, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए उसमें कितनी लॉस हुआ है, कितने लोगों को हमें कंपनसेशन देना चाहिए, तो ये सारी चीजों को समझने के लिए जो कमीशन बनाए गए थे वो क्या के फेमाइन कमीशन थे। इससे यही क्वेश्चन आते हैं कि कमीशन किससे रिलेटेड है। अगर एक स्टेप ऊपर गए तो ये पूछ लेंगे कि उसका वाइसराय कौन था। दैट्स व्हाई आई हैव मेड अ सेपरेट टेबल फॉर दिस कमीशन। इसमें आप 2 बार 3 बार आप ये कोशिश करिए कि जो टेबल्स जो लर्न करने वाले हैं इनको डेली बेसिस पे देखना शुरू कर दीजिए, और या तो फिर कोई भी इसका मिनोटिक्स बना लीजिए कि बेल बजाया स्ट्रेची के घर में तो लॉयल जैसी आवाज आई और वो पता चला कि मैकडॉनल्ड की शॉप थी। मतलब दिस थिंग आप कुछ भी इस तरह का मिनोनिक्स बना लो ताकि वो याद हो जाए। बस ऐसे क्वेश्चन यही पूछना है उनको कि ये जो पर्टिकुलर कमीशन है वो किससे रिलेटेड है, कैम्पबेल, स्ट्रेची, लॉयल एंड मैकडॉनल्ड। ठीक है, लाइन से ही बनाइएगा, अगर कुछ में मीट बनाए तो लाइन से बनाइए। हाँ, ऐसा once we are done with this, can you also like write down whatever mnemonics you know for whatever possible topic? ठीक है, हम एक काम करते हैं जैसे हमने पॉलिटी में किया था। पॉलिटी में तो आपका करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री के साथ सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई करंट नहीं होता है। तो जो हमारा लास्ट का एक क्लास रखेंगे जिसमें जितने भी आपके जितनी भी चीजें आप पढ़ते जा रहे हैं ना उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनोनिक्स। मिनोनिक्स की हेल्प से हिस्ट्री को कैसे एक दिन में मतलब एक क्लास में पूरी हिस्ट्री को सम अप करने की कोशिश करेंगे। एक मतलब 1.5 आवर्स की क्लास रख लेते हैं, इससे पूरी हिस्ट्री को विद द हेल्प ऑफ मिनोनिक्स हम रिवाइज कर लेंगे। तो जो भी मिनोनिक्स आई नो आई विल लेट यू ऑल नो, और जो आप लोगों को पता वो क्लास के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि सबको मतलब कहते हैं ना सबको सब कुछ आ जाए, सब पढ़े। तो एक क्लास में हम पूरी हिस्ट्री को रिवाइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नीड्स मिनोनिक्स, जिस तरह से भी याद हो सके उस तरीके से याद कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ये क्लास आपका YouTube पे हिट हो जाएगा। हिट हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग हिट होके निकलिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये आ जाते हैं फैक्ट। अब ऐसा क्या हो गया अचानक कि 1857 के रिवोल्ट के बाद अचानक ऐसा हुआ था कि उन्होंने तो 1857 के रिवोल्ट को क्रश कर दिया था। जब क्रश कर दिया 1858 का मैग्ना कार्टा आया, मतलब मैग्ना कार्टा था जिसमें क्वीन का प्रोक्लेमेशन था। क्वीन के प्रोक्लेमेशन ने ये बोला था कि हम क्या करना है, हमें मतलब कि अब जो है इंग्लैंड रूल करेगा इंडिया को, यानी भारत के सारे लोग इंडिया की महारानी के अंडर आ जाएंगे, वो उनकी प्रजा हो जाएंगे। तो इंडिया के लोगों को लगा कि अच्छे दिन आ गए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक लोगों में एक राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की भावना आ गई। पहले तो क्या था कि या तो कोई पर्सन है वो अवध के लिए लॉयल है, कोई पर्सन है वो झांसी के लिए लॉयल है। ऐसा क्या हुआ कि जिसने नेशनलिज्म को इमर्ज कर दिया, और यहाँ से शुरुआत हो रही है आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो हम हमारा लास्ट फेज है, ये लास्ट फेज है, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट। कि 1857 पहले हमने जो समझा वो था 1857 का रिवोल्ट। सेकेंड फेज में हमने समझा कि 1857 के रिवोल्ट के बाद कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि ठीक है अब महारानी हमें
रूल करेंगे तो जरूर हमारे अच्छे दिन आएंगे। हमें अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया। अब आपने देखा कि क्वीन के प्रोक्लेमेशन की वजह से एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म लाया गया। डलहौजी में रेलवे, रोडवे, तार, डॉक तार, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिफॉर्म करने की कोशिश की। इंडियन काउंसिल एक्ट भी ला दिया लॉर्ड कैनिंग ने। इंडियन काउंसिल एक्ट मतलब कि प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू हमें कानून बना के रूल किया जाने लगा। तो धीरे धीरे नेशनलिज्म कहाँ से आ गया, ये राष्ट्र की भावना कहाँ से आ गई। हम तो हमेशा किसी एक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, किसी एक का मतलब नमक खाए थे, तो जैसे कि अगर किसी ने झांसी का नमक खाया तो वो सिर्फ झांसी के लिए लॉयल है, यदि झांसी और अवध भी आपस में लड़ रहा है, मैसूर और जो टीपी और मैसूर और निजाम भी आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में ही इंडिया फाइट कर रही थी। नेशनलिज्म कहाँ से पनपा, नेशनलिज्म मतलब कब हम एज ए इंडियन सोचना शुरू कर दिया इन्होंने, कब उन्हें ऐसा लगा कि हम यूनिफाइड है, आपका दुख भी मेरा दुख है, मेरा दुख भी आपका दुख है। तो ये नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, पहले नेशनलिज्म की शुरुआत होगी, फिर इसी नेशनलिज्म को का जो मुखौटा है, जो मास्क है, वो बनता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके पीछे का रीजन क्या था कि पहले क्या था कि इंडिया जो है पॉलिटिकली यूनिफाइड नहीं था। यूनिफाइड का मतलब क्या है, पॉलिटिकली यूनिफाइड का मतलब ये होता है कि अगर आप एटलस आपने देखा होगा तो एटलस की दो साइड होते हैं, एक होता है फिजिकल एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है उसका पॉलिटिकल मैप। देखा है कभी एटलस? तो एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है आपका पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप मतलब जहाँ पे सिर्फ माउंटेन, रिवर्स और ये सारी चीजें आपको शो कर जाती हैं, और पॉलिटिकल मैप में उसकी टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, ऑल दोस थिंग्स मेंशन इन दैट पॉलिटिकल मैप, राइट। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं था। इसका क्या मतलब है, ये तो हम जान रहे हैं कि हम भारत की सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, मतलब हमारा जो मान लो कि यहाँ पे मैसूर है, तो मैसूर को ये पता है कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा मैसूर बसा है, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया अभी नहीं है, वो मैसूर के लिए जी रहे हैं, ठीक है, वो मराठियों के लिए जी रहे हैं, इस तरीके से जी रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे यूनिफिकेशन हुआ। यूनिफिकेशन कैसे हुआ कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी खुद डायरेक्ट नहीं बैठते थे, मतलब डलहौजी के पहले आपने देखा कि ये क्या करते थे कि अपना एक पपेट किंग वहां पे बिठा देते थे, मतलब किंग को खत्म नहीं किया था, पपेट किंग बैठ जाता था। तो जो लोगों की लॉयल्टी थी वो कहीं ना कहीं उस पपेट किंग की तरफ थी। ऐसा नहीं था कि लोग अपनी मनमानी करने लगे थे, पपेट किंग तो हमेशा बैठा ही हुआ था। और वहां से आइडेंटिटी जो है, किसी आइडेंटिटी भी पर्सन की कहाँ तक है, उसी पर्टिकुलर स्टेट तक है। अब जब डलहौजी आया तो डलहौजी ने जब डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लाया, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट में उसने कहा कि अगर आपके पास आपका लीगल हायर नहीं है तो कंपनी वहां पे हायर होगी। तो सीधे सीधे क्या है, कंपनी पर्टिकुलर चीज को रूल करना शुरू कर देगी। अब जब कंपनी मुझे भी रूल कर रही, मान लीजिए कंपनी अवध को भी रूल कर रही, कंपनी सतारा को भी रूल कर रही, कंपनी आपके निजामों को भी रूल कर रही है, मराठों को भी रूल कर रही है, हर जगह जब कंपनी का रूल होगा तो कहीं ना कहीं जो रूल है वो तो सेम हो रहे थे। दूसरा, आपका इंडिया जो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, उसने शुरुआत कर दी काउंसिल्स की। काउंसिल्स मतलब जहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन के बाद रूल्स को बनाया जाता है। तो रूल्स बनाने की जो बड़ी थी, अब वो तो सबके लिए रूल्स बनाने की बात कर रहा था, सबके लिए जब रूल्स बनाएंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली अब यूनिफाइड हो रहे हैं। तो चाहे से रूल अवध के लिए बनाया जाए, चाहे यूपी के लिए बनाया जाए, जैसे अभी है यूपी के लिए बनाओ, एमपी के लिए बनाओ, तो रूल तो हर जगह सेम होगी। फिर उसके बाद एक रीजन ये भी था कि जब रेलवे बन गया तो रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया है इंडिया को यूनिफाई करने में। अभी तो ब्रिटेन को भी लगता होगा कि खामखा ये रेलवे बना दिया, नहीं तो क्या रेलवे ने क्या किया कि वहां उस जो है ट्रेन से तो आप अगल बगल तो जाओगे नहीं, हमेशा दूर तक जाने के लिए आप ट्रेन का यूज करते हैं। तो ट्रेन में लोगों के जो आपस के प्रॉब्लम्स थे, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको यूनिफाई करने की कोशिश कर दी। अभी तक लोगों को लगता था कि हो सकता है मेरे यहाँ पे ऐसे किसानों की प्रॉब्लम है, बाकी सब जगह नहीं है। लेकिन जब मान लीजिए कि जो मैसूर का किसान है वो बैठता है आपके पंजाब के किसान के साथ, तो पंजाब का किसान बताएगा कि हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है, उसने बताया हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं क्या है, लोगों की जो एम्बिशन, वो कॉन्शियसनेस है, वो आपस में ऐड हो रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो आपकी न्यूज पेपर्स ने किया कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम ला दिया। एजुकेशन सिस्टम लाया, उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। जब इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट होने लगी तो जब इंग्लिश के न्यूज़पेपर इंडिया में आने शुरू हुए, ट्रेन से क्या होता था वो गांव-गांव तक वो न्यूज़पेपर पहुंचा दिए जाते थे। अब इसमें रीजन क्या हुआ कि जो बच्चा पढ़ के निकलता था, अब पूरे गांव में एक या दो बच्चे भी अगर इंग्लिश एजुकेशन को जाना है तो वो जोर जोर से, एक तो मतलब
जैसे कि पहली बार अगर टीवी इंट्रोड्यूस हुई थी तो कहते थे कि रामायण सीरियल को देखने के लिए लोग बैठते थे, टीवी फुल माला चढ़ाया जाता था, उसके बाद रामायण को देखते थे। सेम में न्यूज़पेपर जब पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों में इतनी मतलब एक तरह से एस्पायरेशन थी कि आज जान ले कि दुनिया में क्या हुआ, क्योंकि लोग हमेशा क्या था, दुनिया से कटे हुए थे। अब ब्रिटेन जो है कई जगह को कॉलोनी बना के बैठा था, तो उस समय क्या था कि एक मतलब कि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड की जो भी न्यूज थी कि इटली जापान को हरा रहा है, इथियोपिया ने इस पर्टिकुलर कंट्री को हरा दिया। तो इंडिया के लोगों में ये था कि यूरोप को लेके एक हमारे दिमाग में सेट बना हुआ था कि ये व्हाइट मैन जो है ज्यादा काबिल लोग होते हैं। तो जब ये इस तरह की न्यूज जाती थी तो कोई पढ़ा लिखा जो था, जो एजुकेटेड पर्सन था, वो उस न्यूज को पढ़ के बाकी लोगों को बताता था। तो बाकी लोगों से ये चीजें जो उनका व्हाइट मैन का दिमाग में था, जो सेट बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं टूटना शुरू होगा। उनको ये समझ में आने लगा था कि भाई ये ब्रिटेन इतने भी अच्छे नहीं है, ब्रिटेन में कि जो यूरोप के लोग हैं वो इतने भी अच्छे नहीं है, क्योंकि इटली जापान को हरा रहा है, इथियोपिया में इसको हरा दिया, तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड से कनेक्टेड हुए। फिर जो न्यूज़पेपर थे वहां पे जब ब्रिटेन का समाचार मतलब ब्रिटेन की न्यूज ये लोग पढ़ते थे तो ये भी पता चलता था कि भाई ब्रिटेन में जो ये लोग अपना रूल दे रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इंडिया में जो इनका रूल है वो तो एकदम अलग है। तो यहाँ से डिमांड किसी की कि भाई हमारे साथ भेदभाव क्यों। अब ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में कभी भी ये तो होगा कि अवध के लिए ये रूल बनाया गया या मैसूर के लिए, वो तो सीधे इंडिया लिखते थे कि इंडिया मतलब इंडिया के लोगों में इंडिया के साथ ये और ब्रिटेन के साथ ये, तो जो कंपैरिजन शुरू हुई वो इंडिया और वर्सेस ब्रिटेन की शुरू हो रही है। तो न्यूज़पेपर ने क्या करना बनाना शुरू कर दिया, व्यूज पेपर बन गया कि न्यूज़पेपर व्यूज पेपर बनने का काम कर गया। तो न्यूज़पेपर बिकेम व्यूज पेपर, वो व्यूज बनाने लगा, लोगों का व्यू बनने लगा किसके टुवर्ड्स द ब्रिटेन पार्लियामेंट कि भाई ब्रिटेन का अगर देखो तो बिल्कुल डिफरेंट है और हमारे यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो हमें या तो वैसी ही चीजें दो या फिर हमें हमारा देश दे दो, हम अपने हिसाब से बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनका नेशनलिज्म और मजबूत होता जा रहा है। अब क्या था कि रेलवे ने जो है ग्रीवांसेस को एक करने का काम किया, न्यूज़पेपर ने किया, तो रेलवे से क्या हुआ कि जो है कनेक्टिविटी तो बढ़ गई कि हो सकता है साउथ वालों की नॉर्थ से, नॉर्थ वालों की साउथ से, मिडिल वालों की साउथ से, मतलब हर जगह से हर लोग कनेक्ट होने लगे। इसके बाद इन्होंने पोस्टल सिस्टम भी शुरू कर दिया था। पोस्टल सिस्टम से क्या किया, फिर लोगों ने चिट्ठी विट्ठी लिखना शुरू किया, बताना शुरू करेंगे भाई, जैसे कि अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो पंजाब वाले ने बताया कि हमारे साथ तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो मालगाड़ी है, इस तरह से टैक्स को दिया करते हैं। यूपी का पर्सन बताएगा कि हमारे यहाँ तो स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट है, इस तरह से टैक्स देते, तो वो कहेगा नहीं कि भाई जब आपका जब ठीक होगा तो जरा बताना। तो पोस्टल सिस्टम से इन लोगों ने आपस में कनेक्टिविटी बनाना भी शुरू कर दी। तो अभी भी लग रहा है कि भाई यहाँ तो कुछ भी रिफॉर्म नहीं बना है। फिर इंग्लिश एजुकेशन से क्या, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ने भी बहुत हेल्प की। इंग्लिश एजुकेशन ने एक तो न्यूज़पेपर के थ्रू मतलब माइंडसेट खोल दिया लोगों का कि हर लोगों को पूरे वर्ल्ड वाइड न्यूज का पता चलने लगा। अब जब मुझे इंग्लिश आ जाएगी तो मैं केवल पढ़ूंगी थोड़ी, मैं लिखूंगी भी। जब मुझे आपने पढ़ा लिखा दिया तो मैं सिर्फ आपकी बातें ही थोड़ी मानूंगी, हो सकता है मैं लिखना भी शुरू करूं। तो इन लोगों ने अपने न्यूज़पेपर भी लिखने शुरू कर दिए, किसने, ये पढ़े लिखे लोगों ने। और एजुकेशन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जब आपको अपने व्यूज को प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करना आ जाए तो हम कहते हैं द पर्सन इज नाउ बिकेम द एजुकेटेड वन। अदरवाइज आप सिर्फ लिटरेट है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ सुनना आता है तब तो आप सिर्फ लिटरेट हो, लेकिन आपको अगर कहना भी आ गया तो आप एजुकेटेड बन जाते हो। तो इन एजुकेटेड लोगों ने अपने अपने न्यूज़पेपर लगाना शुरू किया। न्यूज़पेपर में फिर ये लिखना शुरू करेंगे कि हमारी कमियां कहाँ हैं, कि कहाँ हम ब्रिटेन से पीछे हो रहे हैं या कहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी गलत कर रही है। जब आप ज्यादा लोगों को बताओगे ना तो हमें अपने आप जो है प्रॉब्लम से पता चलना शुरू हो जाती है। अगर आप कुछ नहीं जानोगे तो आप उसी सिस्टम को शायद अच्छा बोल के रह जाओगे, लेकिन जब हम समझना शुरू करते हैं तो अब जब पढ़ाते समय तो अपने जो है ग्लोरीफाइड ब्रिटेन के बारे में बताया करते थे, लेकिन वो ग्लोरीफाइड ब्रिटेन था उसके बारे में जो ग्राउंड लेवल पे कोई भी चीज इंडिया में तो दिखाई ही नहीं देती थी। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो इंडिया में। तो क्या, और उसके बाद एक ये रीजन हो गया। उसके बाद कुछ इंग्लिश जो है स्कॉलर्स इंडिया में आते हैं, जैसे कि आपके कनिंघम थे, ठीक है, हमने आपका उसका नाम पढ़ा था प्रिंसेप का, जेम्स प्रिंसेप का। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले तो आपके मैकॉले ने कह दिया, मतलब लॉर्ड मैकॉले आते हैं, लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि जो ईस्ट की नॉलेज है वो तो किसी का नहीं, मतलब इंडिया की नॉलेज इतनी भी नहीं है कि वो यूरोप में रखी हुई एक अलमारी को भी मतलब एक अलमारी के भी वो कम्पीट कर सके, इतनी कम नॉलेज है। लेकिन जब वही के लोग इंडिया आते हैं तो यहाँ के उपनिषद, यहाँ के वेद,
मतलब जो हमारी ट्रेजरी है, जो रामायण है, महाभारत है, जो भगवत गीता है, इनको ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया को लगता है, तब इंडिया के लोग इंस्पायर होते हैं कि भाई फॉरेन के लोग जो हमारे माई बाप हैं, जो मालिक हैं, वो इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो हमें भी इसका मतलब हमारी जो संस्कृति है वो कितनी कितनी मतलब कितना जो हमारा हेरिटेज है वो कितना रिच है, और बजाय अपने हेरिटेज पे फोकस डालने की हम इन लोगों पे फोकस डाल रहे हैं। उसके बाद कुछ हमारे सोशल जो रिफॉर्मर्स थे, इसमें क्या आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और ये सैयद अहमद खान है, सैयद अहमद खान, एनी बेसिक, ये लोग क्या करते हैं कि जो यही इंडिया की नॉलेज है, इंडिया के लोगों को पहले कहते हैं कि हर इंडियन में एक हनुमान छिपा हुआ है, जरूरत है किसी जामवंत की जो इनको नींद से जगाए और बताए कि भाई तुम कितने बलशाली हो। ठीक है, तो यही चीज आप लोगों के साथ है, आप लोगों को सब कुछ पता है, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ भी सकते हो और शायद कुछ सारी चीजों को लर्न भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जामवंत की जरूरत होती है जो कि आप लोगों को ये सारी चीजें बताए कि भाई पढ़ना कैसे, डायरेक्शन क्या है, बाकी तो आप खुद ही कर लोगे। इसी टाइम गांधी जी और अदर लीडर्स अपना न्यूज़पेपर निकालेंगे। बिल्कुल अभी आप देखोगे कि न्यूज़पेपर कैसे इस चीज में हेल्प करेगी। तो जो ये सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, जैसे कि आपके राजा राम मोहन राय का सिर्फ पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि वो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने तो ये भी बोला कि भाई इंग्लिश एजुकेशन होगी तो आप वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाओगे। उस समय राजा राम मोहन राय वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जनरल्स के न्यूज समझा करते थे, और जब वो समझते तो फिर इंडिया के लोगों को बताया करते थे कि देखो वर्ल्ड किस लेवल पे तरक्की कर रहा है, हम इसी लेवल पे है। तो हमें कलेक्टिविटी बनाना शुरू किया इन सोशल रिफॉर्मर से। अब विवेकानंदा ने क्या किया था कि वो जो पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां पे विवेकानंद जाते हैं और इन्हीं वेदों की, इन्हीं उपनिषदों की बात करते हैं। अब वो कितना किस हद तक सही है कि वो 2 दिन तक लगातार वहां पे बोले थे, कैसा भी, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आज तक भी है कि उस समय जब जो इंडिया, जो की कॉलोनी है जिसका कोई भी नाम नहीं है, ऐसे समय में कोई यूथ इंडिया का ऐसी जगह पे जाता है और जो अपने आप को सो कॉल्ड सिविलाइज कहते थे, वो सिविलाइज लोग इंडिया के इस मतलब इंडिया का वो तरीके से फकीर ही थे, इंडिया के जैसे संत की बात सुन रहे हैं, सेठ की बात सुन के पूरा वर्ल्ड वेस्टर्नाइज हो रहा है कि अब वो जो नॉलेज है वो किसी भी वेस्टर्न नॉलेज की बात नहीं कर रहे थे, वो इन्हीं वेदों उपनिषदों में जो भी बातें लिखी हुई है, जो हमारा रिच कल्चर हेरिटेज है, उसी को उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर बताया। तो अब जब ये सब चीजें न्यूज़पेपर में छपेंगी तो इंडिया के लोगों को लगेगा कि भाई हमारा जो एंशिएंट, हमारा जो कल्चर है वो तो कितना रिच है, और मैकॉले जैसे लोग आके उसको हमारे कल्चर के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, हमारी संस्कृति को आप क्या कर रहे हो, डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हम तो कितने रिच है कि उसको सुनने के लिए जो वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के अच्छे लोग थे, उनके वो असेंबली थी, वो खड़े होकर विवेकानंद को ऑनर कर रहे थे। तो ये जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडियन नेशनलिज्म को एक करने की बात करी। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय कुछ मूवमेंट चल रहे, जैसे कि फ्रेंच का रिवॉल्यूशन, फ्रांस का रिवॉल्यूशन होता, अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहले जब हम कॉलोनी बने हैं ब्रिटेन की, उससे पहले अमेरिका इनकी कॉलोनी बन चुका है। जो आपका ग्रेट यूएसए है वो भी पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में ये पढ़ते हैं, तो अमेरिका के रिवॉल्यूशन में जैसे कि नारा था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके के जो स्लोगन है इसका यूज करेंगे इंडिया के लोग। अभी इसको आगे पढ़ेंगे, बस अभी ये समझिए कि जो अमेरिका रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके बारे में भी इंडिया तो पढ़ा लिखा दिया हो तो हम तो सब कुछ पढ़ेंगे। तो इन्होंने पढ़े लिखे लोगों ने बताया कि भाई ये तो वहां पे भी कॉलोनी बनाए थे, वहां से इसको भगाया गया है। तो जो एक मिथ बन गया था किसके लेके, ब्रिटेन को लेके जो मिथ बना था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो रहा है। फिर जो सबसे बड़ा इसमें काम किया है वो किया है कि लॉर्ड लिटन ने। अकाल आई हुई थी, पब्लिक मतलब जो मास है वो परेशान था फूड के लिए, फूड भी उन लोगों को प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय में वो लगाते हैं दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार लगाने के पीछे इसकी मंशा ये थी कि पहले इनकी जो कैपिटल थी वो कलकत्ता थी, कलकत्ता से इनको दिल्ली लाना था। ठीक है, अब पहले जो है जो मुगलों का रिप्रेजेंटेशन था वो तो आपका दिल्ली में था। अब इनको मुगल को वहां से हटा के दिखाना था कि महारानी जो ग्रेट क्वीन एलिजाबेथ है वो अब आपको रूल करने वाली है। तो दिल्ली दरबार लगाया जाता है, दिल्ली दरबार पे क्वीन एलिजाबेथ को केसरी हिंद का इनको टाइटल देना था। तो केसरी हिंद का टाइटल लगाने में लॉर्ड लिटन ने बहुत पैसे लगा दिए। तो अब न्यूज़पेपर में छपेगा कि भाई हम तो अकाल से मर रहे हैं और यहाँ पे जो लॉर्ड लिटन है वो दिल्ली दरबार लगा रहे हैं, वहां पे इतने पैसे लगाए गए, और उस चीज को पे करने के लिए हमारे ऊपर टैक्स की जो रेट थी उसको बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया, हेवी टैक्सेस लगाए गए। अब कभी कभी मतलब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम तब तक ही सहते हैं जब तक हमें पता नहीं होता है कि हम किसी चीज को सह रहे हैं। अगर कोई हमें बाहर से आके बता देता है कि भाई जो चीज आपके साथ हो रहा है ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तुम तो सह रहे हो, तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरह इंडिया के लोगों की भी कॉन्शियसनेस बढ़ती है।
और उसके बाद मतलब फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडियन नेशनलिज्म और बढ़ता है। उसके बाद लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल आता है। इल्बर्ट बिल हमने कल डिस्कस किया था। इल्बर्ट बिल क्या था कि जिसमें ये कहा गया कि जो जजेस होंगे, इंडियन जजेस होंगे, वो यूरोपियन के जो प्रॉब्लम्स होंगे, यूरोपियन केसेस होंगे, वो इंडियन जजेस भी सुन सकेंगे। यूरोपियन इस पे भड़क जाते हैं, वो कहते हैं पता है ये इंडियन ये हमारे केसेस सुनेंगे, ये तो हमसे बिल्कुल मतलब ये कभी भी इंडियंस को वैल्यू तो करते नहीं थे, जिन्होंने कहा कभी भी जो इंडियन है वो हमारे केस को नहीं सुन सकता। तो लॉर्ड रिपन को अपना इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा था। इसमें इंडिया के लोगों को क्या लगा कि भाई तुम हमें अपने से कमतर समझते हो, हमें ऐसा अनटचेबल मान के आप चल रहे हो, या ऐसा समझते हो कि इंडियन के पास कोई नॉलेज ही नहीं। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल ने एक काम किया कि मतलब इंडिया के लोगों को रियलाइज होता है कि भाई यूरोप कभी भी हमें अपने बराबर का नहीं समझेगा। और यहाँ तक क्या था कि धीरे धीरे हम बोलते थे कि तुम भी महारानी की प्रजा हो, हम भी महारानी की प्रजा है। अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हम शायद अलग है और आप बिल्कुल अलग है, इसलिए तो इल्बर्ट बिल आया और उसको आपको वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आप अगर हम अलग है तो हमें हमारा देश दे दो, हम अपने देश को जैसा चाहेंगे बनाएंगे। लेकिन अभी भी आप देखो कि अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात नहीं होगी। कब होगी इंडिपेंडेंस की बात, वो भी नहीं समझेंगे। और फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आपकी 1857 के रिवोल्ट में। ये 1857 के रिवोल्ट में आपके मंगल पांडे, तात्या टोपे, झांसी की रानी, बहुत सारे लोगों ने अपना ग्रेट सेक्रीफाइस दिया था। इसमें कोई उन्होंने फांसी वासी दी थी मंगल पांडे जैसे लोगों को, झांसी की रानी लड़ते लड़ते मर गई थी, तात्या टोपे हो गए आपके, बेगम अजब, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ हीरोइक एक्शंस लिए थे और ये हीरोइक एक्शन बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करने लगे। और उसमें अगेन हेल्प करी आपके न्यूज़पेपर और यही पोस्टल, मतलब आप ट्रेन में लोग बैठे बात करने लगे होंगे कि 1857 में ऐसा हुआ, तो उसने बताया कि हमारे यहाँ का तो लीडर ऐसा ऐसा किया। तो जो हीरोइक एक्शन है वो ये हीरोइक एक्शन सुनते तो अचानक बहुत अभी आप किसी के बारे में सुनना शुरू करो तो लगता है कि बस ये एसएससी क्या है, अभी इसी बार मतलब निकाल से खत्म कर देंगे। कभी भी किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन भर लेते हैं तो अंदर से टॉपर इमर्ज करने लगता है। तो सेम उस टाइम भी हुआ होगा कि जो हीरोइक एक्शंस के बारे में उन लोगों ने सुना समझा, तो उन्हें ये भी समझ में आया कि इस तरीके के एक्शन हमें भी लेने हैं। भाई जो हमारे हीरोज थे उन्होंने कितना एग्जाम्पल सेट किया और हम उनके उन सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी ऐसा लगने लगा कि हमें भी इस तरीके का डेवलपमेंट करना होगा। भाई ये सिर्फ सरकार है, ये हमारे ऊपर चीज कर रही है, इस तरह की सरकार को हमें इंडिया से जड़ से यानी रूट से बाहर निकालना होगा। लेकिन अभी भी इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी भी इनके दिमाग में ये उम्मीद थी कि जब महारानी को पता चल जाएगा, अभी महारानी को लगता है पता नहीं चल रहा है, जब पता चलेगा तो डेफिनेटली वो इंडिया के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू हो गए कुछ एसोसिएशन बनना। तो अभी जो एसोसिएशन बन रहा है, मतलब जो भी एसोसिएशन बनेंगे वो एसोसिएशन ऐसे थे कि अभी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बनी है। लोगों को थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आनी शुरू हो गई कि जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो हमारे हित के लिए नहीं है, हमारे फॉर दैट इज नॉट फॉर आवर वेलफेयर, ये हमारे वेलफेयर के लिए बिल्कुल नहीं है, ये अपना वेलफेयर करेगी। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस इंडिया के लोगों में बढ़ना शुरू हो रही है आफ्टर 1867 की रिपोर्ट। उसके पहले इंडिया में कुछ एसोसिएशन बनने शुरू हो गए थे। जो एसोसिएशन थे, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि एक कुछ लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी कॉमन इंटरेस्ट से जुड़ा हो। जैसे अभी हम कहते हैं स्टूडेंट्स ग्रुप, तो हम सारे स्टूडेंट हैं तो हम सारे लोगों का सेम ही कंसर्न होगा कि भाई हमें जॉब चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी कॉमन गोल से जुड़ा हो, वो है एसोसिएशन। तो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के पहले कुछ एसोसिएशन इंडिया में बन चुकी थी। आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आई विल टेल यू कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी मैचिंग से आते हैं। एक साइड आपका ऑर्गेनाइजेशन रहता है, दूसरी साइड आपके फाउंडर रहते हैं, उसको हमें मैच कराना होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, तो ये तो पूरा आपको लर्न करने वाला है। इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका देवेंद्रनाथ टैगोर का जो एसोसिएशन है वो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इससे क्वेश्चन आ सकता है। दादा भाई नौरोजी का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको बनाया था, बाद में ये इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में ही अपने आप को मर्ज करा देती है। ये एएओ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाए थे और ये तो भी आपको अलग से ही पढ़ना है। ये गोखले का सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एनी बेसिन का होम रूल, और ये तो नहीं पर इतने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने को तो जरूर से याद रखना है। ठीक है, ये जो है ये तो सारी चीजें मिलोनिमिक्स में आपको ये लर्न कर लेंगे हम सारे मिलके। बाकी जो है ये वाला जो टेबल है ये आपको लर्न ही करना है, इसका और कोई भी विकल्प नहीं है। इसके पीछे की थीम आई हैव टोल्ड यू कि इसमें क्या था कि कांग्रेस अभी नहीं बनी, तो कांग्रेस बनने के पहले एसोसिएशंस जो बनाए गए जो कॉमन गोल से जुड़े हुए हैं वो एसोसिएशन है। जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये विलियम एडम्स से बनाई है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। जो
लंदन में एडम्स में बनाई थी, फिर उसी का जो कॉपी बनाई गई थी इंडिया में, कलकत्ता में बनाई गई थी। इसका लीडर ग्रुप में मिलकर बनी थी, इसका लीडर नहीं है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, देवेंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनके बड़े भाई हैं, ठीक है। फिर दादा भाई नरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं। फिर इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इन्होंने आईसीएस से एग्जाम पास किया था, बाद में इनको आईसीएस से निकाल दिया गया था, इसलिए इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बना ली थी, ठीक है। फिर एओयू का नाम जो भी पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, बाय नेम पूछते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कितने बनाए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। फिर हमारा एनी बेसेंट का आ गया होम रूल, और एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने मिलकर होम रूल बनाया था। तो ये टेबल हमें लर्न करनी है, इसमें भी जो मैंने टिक किया है आपको ज्यादा फोकस इन चीजों पर डालना है। फिर हम आ जाते हैं आपका कुछ एसोसिएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको सेपरेटली यहाँ पे मेंशन कर दिया था, जिसको आप इसको अलग से मतलब इस पे तो जरूर से फोकस करके आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, और फिर कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मूवमेंट खड़ा कर देती है, और बाद में इसी कांग्रेस ने आपको इंडिया में क्या दिलाई, आपको इंडिया के फ्री कराया है, फ्री इंडिया दिलाने का काम किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। कैसे बनी, और इसमें आपको जान के ये पूरी हैरानी भी होगी कि इसको बनाने वाला एक अंग्रेज था, और कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए बनाया था, तो दूसरे लोग कहते हैं कि जो इंडिया के लोग हैं इन्होंने अपने मतलब के लिए इसका यूज किया था। तो हमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू करना है, और ये समझना है कि ये कैसे कांग्रेस एक मूवमेंट लेके आएगी, और कैसे सारा, अब मतलब ये जो लास्ट फेज है हिस्ट्री का, यहाँ से आपकी हिस्ट्री का लास्ट फेज शुरू होगा, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी, यहाँ से हिस्ट्री का लास्ट फेज शुरू है, और सारे मूवमेंट करके फिर इंडिया को फ्री करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंडियन नेशनल कांग्रेस आई विल स्टार्ट बाय टुमारो। कोई डाउट होगा तो आप इसमें कल मुझसे पूछ लीजिएगा, देन आई विल स्टार्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कल आप कहो तो क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करना है, कल मिडिवल का क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसी में आई विल ऐड सम MCQs, I will add some MCQs in these topics, तो उससे क्या होगा, हम डेली टू डेली कुछ MCQ करते जाएं, नहीं तो फिर वो आप समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को आया भी है कि नहीं, ठीक है। So that's it for today, and this topic we will discuss by tomorrow, and have a nice day.